नमस्कार। आज मैं अपना पर्सनल भावनात्मक अनुभव आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और मेरे कानों में और मेरे आँखों के सामने वो दृष्टि जो है वो ओझल नहीं हो रही है, जिसके कारण मुझे रात में नींद भी नहीं आया। सुबह से भी मुझे बेचैनी सी लग रही है, बार-बार मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं सर के मैसेज को आप लोगों तक अपने मैसेज के माध्यम से उनको एक ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। तो कल का मैं अनुभव बता रही हूँ कि कल क्या हुआ था। कल मैं सर के घर में गई हुई थी, उनके जो डेथ क्लेम है, उसके फॉर्म्स भरवाने के लिए। सर के जो डेथ क्लेम के जितने फॉर्म्स थे, वो मैं जाके भर रही थी। तभी सर के ही ऑफ़िस के कुछ लोग आए थे, जिन्हें मैं ऑलरेडी पहले से जानती हूँ क्योंकि उस ऑफ़िस में मेरा आना-जाना होता है। वहाँ 30-40 लोगों की ही स्टाफ़ है, हेड ऑफ़िस है, तो हर इंसान को मैं वहाँ लगभग जानती हूँ। तो जो कल सर आए थे, वो अपनी वाइफ़ के साथ में आए थे और उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी फ़ॉर्म भर रही हूँ। तो ये जो 52 ईयर की जो विधवा महिला हैं, जो सर की अब विधवा हो गई, वो महिला जैसे ही गेट पे गई, तो एक आँसू था उनके आँखों में, उनके हस्बैंड गए हैं। तो वो जो हैं, जो सर की वाइफ़ हैं, वो कहती है, "अरे! तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पति ने बीमा ले रखा है।" सर ने मुझे देखा, मैंने सर को देखा और हमने एक-दूसरे को देखकर वो शायद सर याद किए हो या ना किया हो, बट मुझे वो बातें याद आ गई कि उसी ऑफ़िस में जहाँ ये सर जिनकी डेथ हुई है, उनके ठीक सामने वाले केबिन में वो सर बैठते हैं। और जब भी मैं सर के पास जाती थी, सर 2021-22 में ट्रांसफ़र होकर आए थे। नेचर अच्छा था, मैं सभी से जाके मिलती हूँ एज़ यूजुअली, जैसे आप लोगों के यहाँ भी मैं आती हूँ, सबसे मिलती हूँ। तो जो सामने वाले सर हैं, जिनकी वाइफ़ बोल रही थी, "अरे! बीमा तो है तुम्हारे पास में।" वो सर बोलते थे, "अरे! बीमा लेके क्या करोगे? मत लो, फालतू का पैसा।" इस तरह उनको डीमोटिवेट करते थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मोटिवेट कर रहे थे। और आज उन्हीं की वाइफ़ उनसे बोल रही, "अरे! तुम चिंता क्यों करती हो? बीमा तो है उनके पास में।" सबसे बड़ी बात, एक पत्नी को ये सोचना कि मेरा पति ने मेरे लिए बीमा लिया था कि नहीं लिया था। सोचो, जो पत्नी अपने पति के साथ आके बोल रही है कि अरे बीमा तो है, चिंता क्यों करते हो? उसी का पति बाकी लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है। और हम और सर एक-दूसरे को देखते रहे क्योंकि सर हमेशा मज़ाक करते रहते थे कि अरे मत लो, व्यवहार मेरे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जाती हूँ तो मुझे चाय-पानी के पूछते हैं, बैठाते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं। बट बीमा पे वो मुझसे हमेशा मज़ाक करते हैं, किसी प्रकार का उन्होंने मुझसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया और ना उनके पास में है, क्योंकि उनको वो बोलते हैं कि मेरा इस पे विश्वास नहीं है। उन्हीं की पत्नी ये बात बोल रही हैं। तो मुझे लगा कि बीमा की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन उसकी गहराई को कोई समझता नहीं है। अब मैं सर के बारे में बता रही हूँ, जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में बता रही हूँ। 2021-22 में वो ट्रांसफ़र होकर आए। आने-जाने से धीरे-धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। मैं जब भी जाती थी, सर बाकायदा बैठाते थे, बातचीत करते थे। मुझे बहुत सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी भी रहती है, कैसे काम होता है, क्या होता है, क्योंकि वो ऑफ़िसर थे तो मुझे और ज़्यादा कुछ कुछ सवाल पूछते थे। जैसे मेरा आप लोगों से के साथ संबंध रहता है, वैसे में मेरा व्यक्तिगत ही संबंध रहता है किसी से भी, तो बहुत अच्छे से हमारा जुड़ाव था। जनवरी 24 की बात है, मैं लगभग 27-28 जनवरी को मैं उनके पास गई थी न्यू ईयर विश करने के लिए। हर ऑफ़िस में मैं जाती हूँ, नए साल में मिलती हूँ अपने क्लाइंट से, जैसा वैसे मैं सर के पास भी गई थी। मुझे भी 2 साल से सर्वाइकल प्रॉब्लम था, कोई डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्या प्रॉब्लम है मुझे, वैसे ही सर को हो रहा था। हम दोनों डॉक्टर्स के नंबर एक्सचेंज कर रहे थे, एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि क्या-क्या सिम्पटम्स हो रहा, कैसे, और बाकायदा हम 2024 27-28 जनवरी की दिन है, हम बहुत अच्छे से बातचीत करके आए। और मार्च महीने में मई महीने में मेरे गृह प्रवेश था, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि आने के लिए। तो सर बोलते हैं कि वो तो पंचकर्म में एडमिट हैं 6 महीने के लिए।
मैं सोची जनवरी में और ये मार्च में ये मई महीने में ऐसा क्या हो गया, 6 महीने के लिए एडमिट हुए। उसके बाद 3-4 महीने बाद ही उनका फ़ोन आया, वो ट्रेन में थे और उनका फ़ोन आया और वो बोलते हैं, रानी मैं नहीं रहूँगा तो मेरी वाइफ़ का देख लेना सब। नॉर्मली हम लोग काम में रहते हैं तो ऐसा बातें समझ में नहीं आता कि आखिर ये सेंटेंस किस लिए उस इंसान ने बोला है। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक लाइन जो है इतना बोला, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी वाइफ़ को देख लेना, वो ट्रेन से बोल रहे थे। तो मैं थोड़ी-सी घबराई हूँ, मैंने कहा आखिर ये एक लाइन क्यों बोल रहे हैं? हो सकता था कि ये भी सोच सकती थी कि मैं चलो कहीं बाहर जा रहे हो सिटी से या ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी सोच सकती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला तो मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर क्या है? फिर चूँकि मैंने उनके बेटे का बीमा किया है, तो बेटे का बीमे में मोबाइल नंबर बेटे का था। मैंने तुरंत उनके बेटे को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मम्मी का नंबर दो। मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, बेटे से बात करो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो है एमएनटी ऐसे कुछ बैक्टीरिया है, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ का है एमएनडी करके, अ, उस बैक्टीरिया लग गया है बॉडी में और जिसका जो है कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों मुझे मेरे कानों में वो शब्द गूंजते रहे। 28 तारीख के दिन जो हम बात कर रहे थे वो सीट मुझे, या आज तक मैं जब से सर को ये हुआ मैं उस ऑफ़िस में दोबारा अभी तक नहीं गई हूँ, 2 साल हो गए मुझे। तो मैं सर के पास गई, मैंने कहा आप चिंता मत करिए मैं आ रही हूँ। फिर मैं मैडम और उनके बेटे से बात करके मैं गई। तो मेरे घर पे इमरजेंसी आ गया था, तो मैं अपने घर चली गई थी। मेरे भतीजे का बर्थडे हुआ था अगस्त महीने में, तो मैं अपने घर पे थी। तो सर मेरे लिए बाकायदा दाल बाफ़ले ये सब बनवा के रखा था अपनी वाइफ़ से। और बार-बार मुझे फ़ोन लगवा रहे थे कि खाना ठंडा हो रहा है, तो मैं विदिशा से आई भोपाल और मैं लगभग साढ़े 7-8 बजे रात को सर के घर गई। बारिश का टाइम था उस समय। सर के घर गई, उन्होंने मुझे जितना अपनापन के साथ हो सकता है खाना खिलाया। फिर मैंने उनकी सारी पॉलिसी देखी, तो 9 पॉलिसी थी उनके पास में। उनका एक नेचर था, कोई भी आता था छोटा-मोटा पॉलिसी ले लेते थे। तो उनकी जो 9 पॉलिसियाँ थी, वो सारी पॉलिसी ग्वालियर की थी, क्योंकि उनसे पहले उनकी पोस्टिंग उधर रही होगी, तो वहाँ की थी, भोपाल की एक भी नहीं थी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने कहा सबसे पहला काम है, आप अपनी सारी पॉलिसियों को भोपाल में ट्रांसफ़र करवा लें। तुरंत एजेंट को हमने फ़ोन लगाया, सारी पॉलिसियों को हमने भोपाल ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि अगर भोपाल में नहीं होता, तो डेथ क्लेम में क्या होता। फिर सर को, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो ज़्यादातर ज्योतिषी जो होते हैं वो और नेगेटिव बोल देते हैं। ऐसे में हमें सकारात्मक विचार करना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ और बहुत सारे हीलिंग कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे दोस्त लोग भी उस कम्युनिटी के हैं। तो एक मोरल सपोर्ट के लिए मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने उन्हें बिलीव करवाया कि आप इतने दिन से पहले नहीं जाने वाले हैं, आप अभी ज़िंदा रहने वाले हैं। वो बिलीव धीरे-धीरे डेवलप करवाया, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और एक ही चीज़ जो था, उन्होंने मुझ में क्या देखा, क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ वो हमेशा अपनी वाइफ़ अपनी फैमिली से बोलते थे कि सिर्फ़ ऐसे समय में सिर्फ़ रानी पर विश्वास करना। ये जो सेंटेंस है उनकी वाइफ़ भी मुझे बार-बार बोलती थी और जब तक सर का जीवा रहा, तब तक सर बोलते रहे। सर को जो बीमारी होती है, एमएनडी जो होती है बीमारी, इसमें क्या होता है, ये इसमें बुखार-मुखार कुछ नहीं आता। इसमें आपकी बॉडी धीरे-धीरे अपने आप पैरालाइज़्ड हो जाती है। सोचिए, सर का ऐसा सिस्टम हो गया था कि जो जीभ है, वो भी पैरालाइज़्ड हो गया, तो वो पानी तक नहीं पी सकते थे। जीवा जो थी, पानी निगलने के लिए भी पावर चाहिए, तो वो पानी भी नहीं पी सकते थे। अच्छा खासा हेल्दी, एन्जॉय के बिल्कुल फ़ोटो डालते थे। पूरा कोरोना में उन्होंने एक्टिंग सीखा और उनकी जो शरीर की ऐसी स्थिति हुई कि 2 साल के अंदर में ख़त्म हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है उनके पास में। कहाँ-कहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आज इनसे अपन सीख सकते हैं। पहला हमने देखा कि ऑफ़िस में ही ऐसे पर्सन जो इंश्योरेंस के लिए मना कर रहे हैं,
आज उन्हीं की वाइफ आकर सबसे पहले कहती हैं कि बीमा है ना, चिंता मत करो। मतलब वो जानती हैं बीमा की गंभीरता क्या है। हम सब जानते बीमा की गंभीरता क्या है, लेकिन हम बीमा नहीं लेते। चलो हम तो नहीं लेते, कोई बात नहीं, हमें नहीं लेना, हम लापरवाह हैं, लेकिन एटलीस्ट जो ले रहा है उसको मिसगाइड मत करो। हम लोग अक्सर, मैं देखती हूँ क्योंकि मैं यही काम कर रही हूँ, जाते हैं, एक इंसान ले रहा है, दूसरा उसका साथ वाला दोस्त कहता है अरे मत ले, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप कोई नहीं होते उसके परिवार की चीज़ों को पूर्ति करने वाले, इसलिए गलत सलाह कभी किसी को मत दो। आप नहीं ले रहे मत लीजिए, लेकिन किसी और को मिसगाइड कभी मत करो, क्योंकि आपकी एक सेंटेंस, आपकी एक सलाह के कारण उसका परिवार सफ़र करेगा। तो ये सीख हमें ज़रूर सीखना चाहिए दोस्तों। दूसरी सीख, जो सर की एक हैबिट थी, भले ही कोई भी हो, छोटा-मोटा बीमा, मैंने उनके सारे बीमा देखे, छोटे-मोटे बीमे हैं, 1000, 500, कुछ की तो 300 रुपए पॉलिसी की वो है, 1 लाख की, 2 लाख की, 1.5 लाख, ऐसे करते-करते 9 पॉलिसी है उनके पास में। तो जब मैंने वो देखा कि उनकी हैबिट, अगर वो हैबिट नहीं होती तो उनके पास में एक भी पॉलिसी नहीं होती। छोटी-छोटी ही सही, लेकिन वो पॉलिसी लेते रहे, तो उनके पास में कुछ पैसा आ पाएगा। तीसरी बात, अभी उनका एक बेटा 17 साल का है, दूसरा बेटा 24 साल का, जो मेरा क्लाइंट है वो 24 साल का। मैडम की उम्र जो हो गई है वो ऑन पेपर 53 हो गई है। अब अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर पेंशन नहीं है, जो पैसा होगा वो लमसम मिलेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मकान बनाने में, रिलेटिव की शादी करने में, या कुछ नीड होता तो अपने जो पेंशन फंड से जो कलेक्ट होता है उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर ने भी विड्रॉ कर रखा है, तो पेंशन फंड जो उनका क्रिएट हुआ होगा उसमें लगभग, मैंने जो जानकारी निकाली है, लगभग 15-20 लाख रुपए के बीच में अमाउंट आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया 15 से 20 लाख के बीच में अमाउंट बचा हुआ है। वाइफ को जॉब मिलेगी, लेकिन वाइफ की एज 53 है, तो डेफिनेटली जो पत्नी है, जो माँ है, वो सोचेगी कि मेरा लंबा समय अभी है, लगभग कितना भी कुछ कर लेंगे। जो मैडम की जो उम्र होगी, अगर एवरेज उम्र देखा जाए तो 20 से 25 साल अभी ज़िंदा रहने वाली है। दूसरा बेटा अभी 17 साल का, जो 11th क्लास में गया है, उसका अभी पूरा स्टडी, बड़ा बेटा की शादी, ये सब है। अब इन तीनों में से नौकरी किसको मिलना है? मैडम तो करना नहीं चाहेंगी, क्योंकि अब 5-6 साल की ही नौकरी बची है। दोनों में से एक बच्चे को देंगी, तो एक बच्चे को देंगी, तो अब जो आगे का 20-25 साल का उनका जो खर्चा है, 15-20 लाख मान लो, 20 लाख ही मान लेते हैं, ऑफिस से मिलेगा, कुछ बीमा से मिलेगा। सपोज़ मान लो 30 लाख रुपए ही होती है। 30 लाख रुपए में बच्चे, दोनों बच्चों की शादी, एक बच्चे की पढ़ाई, और मैडम का खुद का रिटायरमेंट का पेंशन। आप बताओ कैसे ये पूरा होगा? आप सोचो कैसे पूरा होगा? कहने को तो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति आप समझ सकते हैं। चलिए, एक को नौकरी मिल जाएगी, एक को नौकरी मिला तो अभी अनुकंपा नियुक्ति रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति में कितनी सैलरी आएगी? लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आएगी। 20 से 25 हज़ार की सैलरी में अब मैडम को 30 लाख रुपए में क्या पेंशन मिलेगा? अभी तो बीमारी में ही इतने खर्चे पानी हो गए हैं, वो सब भी चुकाना है, तो आगे क्या मिलेगा? आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, चाहे कुछ भी हो, हमारा पारिवारिक ज़मीन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें फाइनेंशियल प्लानिंग व्यक्तिगत करना है। हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार करना है, ना कि किसी के कहने पे, या हमने एक बीमा ले लिया या 2 बीमा ले लिया, नहीं। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझ कर अच्छे से करना है। सर ने एक बात बहुत अच्छी की थी, एक उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट है, लेकिन वो अर्ली डेथ में आएगा। उनमें इंक्वायरी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा पुरानी पॉलिसी नहीं है। इनको बीमारी लगने से 2 साल पहले की ही बीमा लिया है, उनमें इंक्वायरी आएगी, पर जितना हो सकता है मैं पूरा सपोर्ट करूँगी उसको पास करवाने में। कल पूरा 5-6 घंटे में, रात में 11 बजे उनके यहाँ से आई हूँ, दोपहर की गई हुई थी,
पूरा फॉर्म भरवाया, डिटेल निकलवाई, सारी चीज़ें बताई, सारे लीगल दस्तावेज़ तैयार करवाए, ये सब मैंने कल करवाया है। उम्मीद करती हूँ कि वो निकल ही जाएगा केस, क्योंकि अर्ली में है, इंक्वायरी हैवी होगी, प्राइवेट बैंक का है, इंक्वायरी होगी, लेकिन निकल जाएगा। यदि वो निकल जाता है तो लगभग उनको 50-60 लाख रुपए की उनको मिल जाएगा पैसा। तो उससे मैडम को लगभग 30-1 हज़ार रुपये की पेंशन बन जाएगी अगर वो एफडी करती हैं तो इस तरह से अपने घर का, अभी वो किराए से रहती हैं, 15,000 रुपये महीना किराया है मकान का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब मिला के तो 30,000 रुपये क्या होते हैं दोस्तों, हमें समझना है। मेरे एक दो क्लाइंट हैं जो बहुत समझदार हैं, उनका काफ़ी अच्छा प्लान किया, लेकिन वो समय समय पे मेरे से बातचीत करते रहते हैं और इस बातचीत से उन्होंने निकाला अंदाज़ा। तो अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो समय समय पे मेरे से 6-7 साल से जुड़े हुए हैं। मैंने उनका काफ़ी पॉलिसी किया हुआ है और समय समय पे हर 2-4 महीने में वो मुझसे बातचीत करते रहते हैं। कुछ नया आता है तो पूछते हैं, कुछ नया सुनते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह से वो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहते हैं। भले ही कुछ जानकारी वो ही ना हो, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड वो अपडेट रहते हैं। कुछ भी नया कहीं पढ़ते हैं तो मुझे ज़रूर फ़ोन लगा के पूछते हैं। तो इस तरह से हमें अपडेट होते रहना है। तो मुझे लगता है यदि आप इससे कुछ सीख पाए तो मुझे लगता है मैं अपने सर को ग्रेटिट्यूड दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके 2 चीज़ याद आते हैं। उनके 13 जो 9 पॉलिसी है, और वो जो ऑडिट ऑफिसर थे, तो कितने सारे एजेंट्स आते होंगे। बस उस पूरे एजेंट में जब उन्हें पहली बार पता चला था, चेन्नई से आ रहे थे ट्रेन में, इंदौर में पता चला, उन्होंने सबसे पहला कॉल मुझको किया था, इस विश्वास के साथ कि मैं उनकी फैमिली को हर तरीके से हेल्प कर पाऊँगी। और उन्होंने अपनी वाइफ से बोला था सिर्फ इस पे विश्वास करना, बाकी किसी पे विश्वास मत करना। ये चीज़ मुझे अपना जो अपनापन का एहसास होता है वो दिलवाता है। मुझे जब भी 6 महीने 7 महीने में टाइम मिलता था इस 2 साल में, मैं जाती थी। मेरे यहाँ से लगभग 45-50 मिनट लगता उनके घर तक जाने में। मैं जाती थी, उनके पास बैठती थी, हँसाने की कोशिश करती थी। वो खुद हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, तो मैं भी साथ में बैठ के देखती थी, सुख दुख की बातें करती थी। मैडम से भी मेरी पहचान हो गई थी, तो मैडम भी मुझसे बातचीत करती रहती थी और अभी भी करती हैं। कल मुझे बहुत भावनात्मक लगा कि लोग एक विधवा से जब भी मिलते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं। उनकी मैं अंतिम संस्कार में भी गई थी, उस दिन भी इतनी सारी महिलाएं बैठी थी और मैक्सिमम महिलाओं के मन में ये एक ही चीज़ था, बीमा तो था ना, बीमा तो था ना। सारी महिलाएं जानती हैं कि बीमा का महत्व कितना ज़रूरी है, लेकिन वो महिलाएं अपने पति से क्यों नहीं कहती हैं कि आपने बीमा करवाया कि नहीं करवाया। ये सवाल महिलाओं को ज़रूर पूछना चाहिए। और हर पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद उसके परिवार की क्या कंडीशन होगा, उसको ऊपरी सतह से नहीं देखो, उसको आंतरिक सतह पे जाकर देखो। जॉब भी मिले में, अनुकंपा नियुक्ति भी मिलने में समय लगता है, लेकिन उस समय में जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे की भरपाई कहाँ से होगी, आप वो भी तो सोचो। तो इस तरह से हमें प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए और मुझे लगता है यदि आप सीख पाएँ इससे, तो मैं अपने सर को श्रद्धांजलि दे पाऊँगी और मुझे सर के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो दोस्तों, हमें सीखना है और हमें स्वस्थ रहना है। सर तो स्वस्थ रहते ही थे, लेकिन ईश्वर के इच्छा के अनुरूप ही काम होता है। वो सकारात्मक थे, हेल्पिंग थे, अच्छे कर्म करते थे। शायद इसलिए भगवान ने 2 साल के अंदर में ही उनको ले लिया, क्योंकि इस बीमारी का लाइफ 10 साल तक चलती है। 10 साल के अंदर में इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार सर्वाइव करता है। तो ऐसे शरीर ने कष्ट किया। कल मैं उनकी फ़ोटो देख रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, और आगे का तो मैं फ़ोटो देख ही नहीं पाई कि जो इंसान हेल्दी था, अच्छा खासा हँसमुख, अब वो इंसान का जो है जीभ ही नहीं मूड़ रहा, एक घुट पानी नहीं ले रहा, और सर को कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं था। वो होटलों में खाना खाने जाते थे और घर में खाना वाइफ़ के साथ मिलकर बनाते थे। उसके वो वीडियो डालते रहते थे हमेशा।
खाना-पीना का शौक था और उसी खाने-पीने के शौक वाले इंसान की जीभ तक जो था वो पूरा पैरालाइज़्ड हो गया था। वो जीभ ही नहीं हिल रहा था, जो वो पानी कैसे निगलते, वो घुटते कैसे, कुछ समझ में ही नहीं आया था। तो ईश्वर ने तो ख़ैर उनके अच्छे कर्मों के लिए उन्हें जल्दी ही ऊपर उठा लिया, नहीं तो शरीर को और कष्ट होता। बट उनकी जो आदतें हैं वो हम सबके लिए एक सीख है और इसे हमें सीखना चाहिए दोस्तों। तो मैं यहीं पर अपनी बात, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी बातों के साथ, अपनी सीख के साथ सर को समर्पित करती हूँ। नमस्कार।